हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, एक और क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंट की, क्योंकि जो पहली क्लास डाली थी बच्चों ने देखी समझी और रिक्वायरमेंट की कि सर और डालिए अकाउंट की क्लासेस। ठीक है, तो चलिए अकाउंट शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। मैं आपको बता दूं कि इससे पहली जो क्लास थी उस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। उस क्लास में हमने बुक कीपिंग डिस्कस की थी और जर्नल एंट्री के रूल डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था इससे पहली क्लास में कि हर एक ट्रांजेक्शन, आपके बिजनेस में होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक लेन देन आपके व्यापार के दो खातों को प्रभावित करती है, इसीलिए उसको दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। दो खातों को, और उनमें से जो दो खातों को प्रभावित किया जाता है वो दो खाते, उनमें से एक खाते को हम डेबिट करते हैं और दूसरे खाते को हम क्रेडिट करते हैं। बस यही कि एक ट्रांजैक्शन का दो बार व्यवहार करते हैं, दो बार यहां पर एंट्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब एंट्री तो एक ही होगी लेकिन दो जगह प्रभाव डालेगी वो, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, दोहरा लेखा प्रणाली, ड्यूल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना समझते हैं। सबसे पहली बात, आपने वो रूल पढ़ा होगा जो उससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार जाकर आप उस क्लास को देख लीजिए जरूर। ठीक है, एक बार मैं वो रूल रिपीट कर देता हूं। उसमें सबसे पहला जो रूल था, सबसे पहला रूल था व्यक्तिगत खाते, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट करने के रूल। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने क्या किया था कि पाने वाले सभी व्यक्ति को डेबिट करते हैं और देने वाले सभी व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, डेबिट करते हैं जिसको प्राप्त हुआ है, जिसको रिसीव हुआ है उसको डेबिट कर देंगे, और जिसने पे किया है, जिसकी जेब से गया है पैसा, उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल था हमारा वास्तविक खाते या संपत्ति खाते। ठीक है, वास्तविक खाते में हमने रूल पढ़ा था कि व्यवसाय के अंदर आने वाली हर एक वस्तु को डेबिट करेंगे और जाने वाली हर एक वस्तु को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो भी चीज आएगी उनको डेबिट करना है और जो चीज जाएगी उनको क्रेडिट करना है। ठीक है, और थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा था, थर्ड रूल था नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते या आय व्यय खाते। उस रूल में हमने क्या पढ़ा था, सभी खर्चे और सभी हानियां, यानी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस सबको डेबिट करना है, जबकि इनकम और प्रॉफिट्स को क्रेडिट करना है, यानी कि आय और लाभों को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक छोटी सी बात माइंड में सेट करके रखनी है कि आपको सबसे पहले यही देखना है कि बिजनेस के अंदर क्या आया और बिजनेस के अंदर से क्या गया, बस यही देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये मैंने साइड में क्वेश्चन उतार दिया आपका, ये इसका परफॉर्मा है। इसका परफॉर्मा जब हम बनाते हैं, जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो परफॉर्मे के 5 कॉलम हम बनाते हैं। ए 5 कॉलम हो गए। ठीक है, पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा एलएफ, फिर ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। ठीक है, अभी लेजर फोलियो क्या है, इसके बाद जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं, जर्नल एंट्री के बाद एक टॉपिक होता है, उसको लेजर बोलते हैं, खाता बही। ठीक है, खतौनी। ठीक है, तो उस खाता बही में मैं आपको समझाऊंगा लेजर फोलियो क्या होता है। दरअसल यहाँ पर लेजर फोलियो होता है तो वहां पर जनरल फोलियो, मैं वहां पर पूरी डिटेल में आपको ये चीज समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है फिलहाल, वरना होता है इसका रियल में रोल होता है, वो मैं अगले टॉपिक में आपको समझा दूंगा। फिलहाल जो समझने वाली बात है वो समझिए आप सबसे पहली बात अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि हम समझना है तो ये समझना होगा कि मेरे साथ हो रहा सब कुछ जो भी होगा वो मेरे साथ होगा। ठीक है, अब ये बिजनेस है, थोड़ी देर के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, अपने आप को ही बिजनेस मानना पड़ेगा कि मैं बिजनेस हूं। अगर मैं बिजनेस हूं, मेरे मालिक ने मुझको शुरू किया है, बिजनेस को शुरू किया है। हालांकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि बिजनेस कोई ऐसी फिजिकल चीज थोड़ी होगी या फिर ऐसे दिखाई थोड़े देगा, बात थोड़े करेगा बिजनेस। मैंने कहा है आपको केवल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ना तो बिजनेस बात करता, ना बिजनेस फिजिकली आपको दिखाई देगा। ठीक है, कोई व्यक्ति के रूप में बिजनेस नहीं होगा, फिर भी मान लीजिए कि मैं बिजनेस हूं, मेरे मालिक ने मुझको शुरू किया। अब जब मेरे मालिक ने मुझको शुरू किया तो सबसे पहले क्या करेगा मालिक, व्यवसाय शुरू करेगा, व्यापार शुरू करेगा। पहले एंट्री क्या है, बिजनेस स्टार्टेड, व्यापार आरंभ किया। जब मालिक ने व्यापार आरंभ किया, मुझे आरंभ किया, तो मालिक ने क्या, पहले तो कैश लगाया और गुड्स लगाया और फर्नीचर, यानी व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 चीज मालिक ने अपनी जेब से लगाई। क्या क्या, कैश, गुड्स, बजा उसके पास गुड्स रखा होगा, वो गुड्स जो रखा था वो लगा दिया बिजनेस के अंदर, और फर्नीचर रखा होगा, फर्नीचर उसने बिजनेस के अंदर लगा दिया। आपको बस यही समझना है कि मेरे पास क्या आया और मेरे पास से क्या गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमने 3 कंसेप्ट समझे थे इससे पहले वाली वीडियो में। उस कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट क्या था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट,
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि बिजनेस का ओनर बिजनेस से अलग होता है, बिजनेस उससे अलग होता है। यानी कि मैं अलग, मैं बिजनेस हूं ना, मैं व्यापार हूं ना, मैं अलग और मेरा मालिक मुझसे अलग है। अब मेरा मालिक जब मुझसे अलग है तो मालिक के और मेरे बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन भी हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। आप छोटी सी बात समझिए, ये तीन चीज कैश, गुड्स और फर्नीचर मुझे दिए, किसने? मेरे मालिक ने दिए मुझे। बात समझ रहे हो ना? मेरे मालिक ने मुझे तीन चीजें दी तो मेरे पास ये तीन चीजें आई। ठीक है, सबसे पहले यही देखना है क्या आया और क्या गया मेरे पास। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मालिक की तरफ से गया लेकिन बिजनेस के अंदर आया तो मेरे पास तो आया ना, मालिक का ही तो गया, मेरे पास तो आया ना। बिजनेस के अंदर तीन चीज आई, 1 2 3, कैश, गुड्स और फर्नीचर। मैंने आपको सेकंड रूल बताया था कि बिजनेस के अंदर आने वाली हर एक चीज को आपको क्या करना है, हर एक चीज को आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो मैं डेबिट करनी शुरू करता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या आया, कैश। तो यहां पर लिख देंगे डेट वाले कॉलम में 2020 और ये जनवरी 1। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट कर दिया जी मैंने। आने वाली चीज डेबिट होती है ना, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट वाले कॉलम में इसकी अमाउंट डाल दीजिए, कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है जी, एक तो कैश आया मेरे पास, मैंने डेबिट कर दिया। दूसरी चीज मेरे पास गुड्स आई। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इस गुड्स को आप गुड्स भी लिख सकते हैं और परचेज भी लिख सकते हैं क्योंकि मालिक ने लगाया मेरे पास गुड्स। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन से बाद में समझा दूंगा, फिलहाल आप गुड्स या परचेज। क्यों मैंने परचेज क्यों लिखा? बहुत सारे लोग इस परचेज को यहां पर गलत बोलते हैं कि अगर मालिक ने आपके व्यापार में पैसा लगाया है तो गुड्स ही डेबिट होगा। मैं कहता हूं परचेज भी आप डेबिट कर सकते हैं क्योंकि अगर यही माल मेरा मालिक मुझे ना देता तो यही माल मुझे बाहर से खरीदना पड़ता, तो जब बाहर से खरीदना पड़ता तो भी तो मैं परचेज लिखता क्योंकि खरीदने को इंग्लिश में क्या, परचेज ही बोलते हैं। समझ आई बात? सबको ये इंग्लिश के वर्ड्स याद होने जरूरी हैं। ठीक है, एक बार आप जो है अपनी अकाउंट के किसी भी बुक के पीछे की तरफ ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, वरना नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड्स भी आप डेबिट कर सकते हैं और परचेज भी। चलिए डेबिट कर दीजिए मैंने, कितना, 20,000, 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज क्या है मेरे पास, फर्नीचर। चलिए जी मैंने फर्नीचर को भी डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना, 30,000। अब आप सोच रहे हो कि बार बार ये सर अकाउंट क्यों लगा रहे हैं? भैया सबके साथ में यहाँ पर आपको अकाउंट ही तो खोल रहे हैं आप हर चीज का, तो अकाउंट लगाना है आपको। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप? चलिए मैंने डेबिट की सारी रकम लिख दी। अब आप मेरी एक छोटी सी बात समझेंगे कि ये सारी चीजें मुझे दी किसने, मेरे मालिक ने। ठीक है, क्या मेरे मालिक ने वो सारी चीजें मुझे इसलिए दे दी कि मैं आजीवन उनको अपने पास रख सकता हूं? नहीं। हर एक बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक हर एक यही चाहेगा कि जो वो व्यापार में लगा रहा है उससे उसको लाभ मिले, फायदा मिले। और लाभ अगर फायदा ना हो पाया, बाई चांस दुर्भाग्यवश लाभ या फायदा नहीं हो पाया, तो जितना उसने मेरे को पैसा लगाया है कम से कम वो तो वापस मिल ही जाए, है ना। यानी कि मालिक ने मुझे ये सब चीज दी है, वापस लेने की इंटेंशन से दी है। ठीक है, यानी मुझे इन फ्यूचर मालिक को ये सब चीज लौटानी पड़ेगी, वापस देनी पड़ेगी। समझ आई बात? यानी एक तरीके से आप सोचिए कि वो जो मालिक है वो मालिक मुझसे ये सारी चीज वापस लेगा। और वापस लेने वाला क्या होता है, लेनदार। क्या होता है, लेनदार। लेनदार को यहाँ पर आप यूज करते हैं लैंग्वेज, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर तो क्रेडिट करने से बनेगा। ठीक है, तो मैं अब उसको अपना क्रेडिटर बनाने जा रहा हूं, किसको, मालिक को। ठीक है, अब मालिक का नाम कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, अब्दुल, कुछ भी मालिक का नाम हो सकता है। ठीक है, अब जब मालिक का नाम कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे मैं मालिक का नाम लिखूं। ठीक है ना, आप सबके माइंड में जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर मालिक का नाम क्या है, मोहन, तो यहाँ पर क्या मैं मोहन के नाम से उसको अपना लेनदार क्रेडिटर बना लूं, क्योंकि क्रेडिट करने से ही तो क्रेडिटर बनेगा मेरा, भविष्य में मेरा लेनदार बनेगा वो। समझ आई बात? तो मैं मालिक को कभी भी उसके नाम से क्रेडिटर नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि अगर मालिक को उसके नाम से क्रेडिटर बना दिया तो मालिक में और बाहर वाले जो व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारा व्यापार चलने वाला है उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो ऑथर्स ने बताया कि आप मालिक को कोई ऐसा नाम दीजिए जिससे पढ़ते ही पता चल जाए भाई ये मालिक है। ठीक है, तो यहां पर मालिक को क्या नाम दिया गया, मालिक को नाम दिया गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मालिक को क्या नाम दिया गया, कैपिटल। ये नाम नहीं रख दिया हमने उसका, केवल एक वर्ड उठाया है जिससे पहचान हो जाए कि ये मालिक का अकाउंट है, उसके नाम से ना बनाकर किस नाम से बना दिया, कैपिटल। तो आज के बाद आप याद रखेंगे हमेशा, आप बहुत सारी चीजें जो पढ़ चुके हैं, इनको जर्नल एंट्री को, फाइनल अकाउंट को, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें रीजन नहीं पता होता। सारी एंट्री करनी आती है सबसे, लेकिन रीजन नहीं पता होता। मैं कहता हूं एंट्री रीजन के साथ करनी आनी चाहिए।
ठीक है, तभी आप दूसरों को पढ़ा पाओगे। तो हर एक डेबिट का रीजन बता दिया मैंने, और इस कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं इसका रीजन भी मैंने बता दिया। ये कौन है, कि हमारे बिजनेस का ओनर है, उसको उसके नाम से क्रेडिट नहीं करते। किस नाम से क्रेडिट करते हैं, कैपिटल के नाम से क्रेडिट करते हैं, हमारे बिजनेस का ओनर है। बात समझ आई। आप बहुत सारे लोगों से इसका रीजन पूछेंगे तो बहुत सारे लोग जो अकाउंट पढ़ते हैं, बीकॉम में पढ़ते हैं, वही लोग, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते इसका रीजन। ठीक है, चलिए, तो टोटल कितने रुपए से क्रेडिटर बना लूं मैं इसको अपना, 1.5 लाख रुपए से। क्यों, 1 लाख कैश, 20,000 का माल, 30,000 रुपए का फर्नीचर। ठीक है, बात सबके समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमने एंट्री कर दीजिए किसकी, व्यापार आरंभ करने की। यहां पर आपको इसकी एक नरेशन लिखनी होती है, तो नरेशन लिख देंगे कैसे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कुछ नहीं है, बस इसकी इंग्लिश बनानी है। ये बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग माने के कारण होता है, के कारण, बिजनेस स्टार्टेड माने व्यापार शुरू करने के कारण। ठीक है, ठीक है, बीइंग के कारण या के लिए भी आप कर सकते हैं यहां पर यूज इसका। बिजनेस स्टार्टेड करने के लिए हमने ये एंट्री करी। बात सबके समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए इस एंट्री को हम यहीं पर बंद कर देते हैं। उम्मीद है सबके ये एंट्री समझ आई होगी। जिसको नहीं समझ आई मैं फिर से एक बार रिवाइज करके देख सकता है और कमेंट में लिख सकता है, मैं फिर से दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, फिर भी मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए दूसरे एंट्री पे चलते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश, नकद माल खरीदा 10,000 रुपए का। भैया 10,000 रुपए का माल खरीदा, नकद पैसे देके खरीदा। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले बस यही देखना है क्या आया और क्या गया। जब माल खरीदोगे तो माल आएगा और जाएगा क्या, पैसा। नगद खरीद रहे हो तो आने वाली चीज क्या है, आने वाली चीज है माल। ठीक है, जाने वाली चीज क्या है, पैसा। तो आने वाली चीज जब माल है तो उसी को डेबिट करेंगे। माल को तो भैया इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं, तो क्या यहां पर गुड्स डेबिट करेंगे, नहीं। मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग का रूल है कि कभी भी माल को उसके नाम से डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। जब आप खरीदेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर नाम क्या रख दिया, परचेज। जब आप उसको बेचेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर क्या नाम रख दिया, सेल्स। ये भी मैं आपको अभी रीजन बताऊंगा क्यों उसको उसके नाम से डेबिट नहीं करते, अभी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, फिलहाल गुड्स परचेज किया तो यहां पर गुड्स अकाउंट डेबिट ना करके क्या अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया और मेरे पास से गया क्या, कैश टू कैश अकाउंट। तो मेरे पास से कैश गया कितने का, 10,000 रुपए का। तो यहां डेबिट में भी 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000। इसलिए बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, यहां पर आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सॉरी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं नरेशन में। क्यों सेकंड फॉर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है ये पास्ट में हो चुकी है सारी ट्रांजैक्शन। अब तो हम इनकी एंट्री कर रहे हैं, इसलिए हो चुकी तो क्या सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पर जनवरी 2 में ये एंट्री हो चुकी जी। अब आ जाइए जनवरी 5 में। जनवरी 5 में क्या करा जी, जनवरी 5 में गुड्स परचेज फ्रॉम नाथ, नाथ से माल खरीदा। आप दोबारा पढ़िए, कहीं पर आपको दिख रहा है उधार खरीदा है, नगद खरीदा, कोई मेंशन है कहीं पर, नहीं, बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। देख लीजिए आप एक बार। तो अगर किसी एंट्री के अंदर ये मेंशन नहीं है कि गुड्स नगद खरीदा या उधार खरीदा और उसमें किसी का नाम गिवन है, तो हमेशा मान लेना कि वो उधार ट्रांजैक्शन होती है। मान लेना नहीं, होती ही है। ठीक है, तो ये नाथ से जो माल खरीदा है उधार खरीदा है, क्योंकि इसमें कहीं पर नगद वर्ड का यूज नहीं किया गया, कैश का यूज नहीं किया गया और किसी का नाम आ रहा है, तो उधार खरीदा होगा। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए। अब ये नाथ से हमने माल खरीदा 15,000 रुपए का। जो 15,000 का नाथ से माल खरीदा, क्या आया और क्या गया, माल आया, क्योंकि माल खरीदा मैंने, गुड्स खरीदा, गुड्स आया मेरे पास। गया क्या, कुछ भी नहीं गया। क्यों, क्योंकि उधार खरीदा है माल। बात समझ आई, समझते हैं। तो आने वाली चीज को डेबिट कर दो। तो अभी मैंने बताया था परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा मैं, ना कि गुड्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट तो कर दिया। भैया मेरी तरफ से कुछ गया तो है ही नहीं, जब कुछ गया नहीं है तो मैं यहां पर क्रेडिट क्या करूंगा, अरे भैया जिसने आपको माल बेचा है वो अभी आपसे पैसे नहीं लिए, लेकिन भविष्य में आपसे पैसे लेगा। जो भविष्य में मेरे से पैसे लेगा, मैं व्यापार हूं ना, मुझसे पैसे लेगा, तो वो क्या बन गया, मेरा लेनदार। क्या बन गया, लेनदार। तो जब वो लेनदार बन गया, अब लेनदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। अब वो क्रेडिटर बन गया मेरा, तो उसको क्रेडिटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या नाम है उसका, नाथ। तो टू यहां टू नाथ। नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते। ठीक है, चलिए खैर, ये कितने का था जी, 15,000 का।
15,000। उम्मीद है आपके समझ आ रहा होगा, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नाथ। ठीक है, ये नरेशन बन गई। नरेशन इसलिए ताकि जो भी फ्यूचर में इनको पढ़े उसको समझ आ जाए भाई किस लिए एंट्री कर रखी है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड, माल बेचा। कुछ नगद या उधार का वर्ड का यूज कर रखा है। अब मैं, आप सोच रहे होगे उधार मानेंगे सर, मैंने आपको भी बताया था कि उधार तब मानते हैं जब किसी का नाम आया हो। यहाँ पर तो कोई नाम नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं क्या मान लूंगा इसको, कि नगद ही बेचा होगा, क्योंकि किसी का नाम नहीं है ना। डेटर क्रेडिटर बनाने के लिए किसी का नाम होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए नगद माल बेचा, क्या आया और क्या गया, क्या आया और क्या गया। भैया जब नगद माल आप बेचेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, कैश आएंगे, और आपके पास से माल जाएगा। तो आने वाली चीज क्या है, कैश। तो यहां पर लिख देंगे जनवरी 8। मेरे पास क्या आया, कैश। तो जो आया वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट कर दिया जी मैंने। और गया क्या मेरे पास से, मेरे पास से माल गया, गुड्स गया मेरे पास से। ठीक है, फिर से वही वाली बात कि गुड्स जब आएगा या जब जाएगा, ना तो वो अपने नाम से डेबिट होगा, ना ही अपने नाम से क्रेडिट होगा। ठीक है, जब आया था तो परचेज के नाम से डेबिट कर दिया था, अब गया है तो सेल्स के नाम से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जाने वाली चीज क्रेडिट होनी है ना, तो इस बार उस गुड्स का नाम क्या रख दिया, इस बार एज पर सिचुएशन उस गुड्स का नाम रख दिया हमने सेल्स अकाउंट। बात समझ आई, सबके समझ आ रही होगी। कितने का माल बेचा भैया, 25,000। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उम्मीद है सबके समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं भैया। गुड्स सोल्ड टू शंभू, शंभू को माल बेचा। अब फिर से वही नाम आ गया, और कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि नगद बेचा क्या। तो जब किसी का नाम आ जाए और कहीं पर ये मेंशन ना हो कि नगद बेचा, ठीक है, तो क्या मान लेंगे कि उधार बेच रखा है। तो शंभू को जब माल बेचेंगे हम, क्या आया और क्या गया। भैया शंभू को उधार माल बेचा है, तो मेरे पास आया तो कुछ नहीं है क्योंकि उधार माल बेचा है। ठीक है, और गया क्या मेरे पास से, मेरे पास से माल गया, माल चला गया, गुड्स गया मेरे पास से। बात समझ आई, तो मेरे पास से गुड्स गया और मेरे पास आया कुछ नहीं। लेकिन शंभू ने मुझे अभी पैसे नहीं दिए क्योंकि उधार माल खरीदा है उसने, है ना। लेकिन भविष्य में देगा ना वो मुझे पैसे, और भविष्य में पैसे देने वाला देनदार, लेने वाला लेनदार, और भविष्य में पैसे देने वाला देनदार। तो शंभू तो मुझे भविष्य में पैसे देगा ना, तो जब वो मुझे पैसे देगा तो क्या बनेगा वो मेरा देनदार। क्या बनेगा, देनदार। देनदार को यहां पर इंग्लिश में बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर। मैं कहीं पर लिख कर दिखा देता हूं आपको, ये मैं लिख देता हूं डेटर्स। ठीक है, इसमें बी साइलेंट होता है डेटर्स में। तो ये मेरा डेटर्स बन गया भैया। तो मुझे डेटर बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जैसे क्रेडिटर बनाने के लिए किसी को क्रेडिटर बनाना है मुझे अपना, तो क्रेडिट करता हूं मैं, जैसे कि अभी मैंने इसको क्रेडिट किया था नाथ को। ठीक है, ऐसे किसी को डेटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं डेबिट बनाता हूं किसको, शंभू को, क्योंकि शंभू को माल बेचा है। तो यहां पर एंट्री जनवरी 10, शंभू डेबिट, वही शंभू डेबिट, नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। शंभू डेबिट, शंभू को डेबिट कर दिया, डेटर बना लिया मैंने इसे अपना, क्योंकि मुझे भविष्य में पैसे देगा। और मेरे पास से क्या गया था, गुड्स, गुड्स को तो गुड्स के नाम से क्रेडिट करते ही नहीं। किस नाम से क्रेडिट करेंगे, बेचने, बेचा है ना माल, तो बेचने के नाम से क्रेडिट कर देंगे। बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट। उम्मीद है आपके ये एंट्री भी समझ आई होगी। कितने का, 30,000 रुपए का शंभू को माल बेचा। ठीक है, उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ आया हो यहां तक। बीइंग गुड्स सोल्ड टू शंभू। ठीक है, उम्मीद है आपके यहां तक समझ आ गया होगा। अभी नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, मैं इनको रब कर देता हूं एक बार। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके ये एंट्रीज उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल का तब कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा स्क्रीनशॉट लेकर इसका, या फिर वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे की एंट्री में आपको करा देता हूं।
चलिए आगे की एंट्री करते हैं हम शुरू। ये डेट वाला कॉलम बना देता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे की एंट्री शुरू करते हैं। तो शंभू तक हमने एंट्री कर चुके, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री, मशीनरी परचेज, मशीनरी खरीदी कितने की, 22,000 रुपए की, ठीक है। अभी मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा था कि माल अपने नाम से डेबिट नहीं होता, माल गुड्स अपने नाम से क्रेडिट नहीं होता, गुड्स अपने नाम से डेबिट नहीं होता। ये मैंने अभी आपको बस समझाई है। अब उसका रीजन समझते हैं। देखिए आपके बिजनेस के अंदर दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक वस्तु जो आपके बिजनेस के अंदर गुड्स के रूप में होती है, और दूसरी वस्तु जो आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स यानी संपत्ति के रूप में रखी हुई होती है। हमें दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए। दोनों में डिफरेंस कर दीजिए, तुरंत मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी एक फर्नीचर की दुकान है, ठीक है। अब फर्नीचर की दुकान के लिए अभी मैंने फर्नीचर की दुकान खोली है, भैया मैं बेचने के लिए फर्नीचर लेके आया, ठीक है। वहां पर 20 मेज लेके आया मैं और 100 कुर्सियां लेकर आया, ठीक है। मैंने रख रखी है ग्राउंड के अंदर बेचने के लिए, ठीक है। मैंने सोचा यार क्यों मैं अपने ऑफिस के लिए भी इन्हीं में से कुछ कुर्सियां और मेज उठा लूं, अपने ऑफिस में रख लूंगा, मेरे ऑफिस में काम आ जाएंगी, ग्राहक आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, उनसे बैठ कर बात कर ली जाएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब तक वो कुर्सी और मेज वहां उस ग्राउंड में बेचने के लिए रख रखी है, कस्टमर्स को देखने के लिए रख रखी है, तब तक वो गुड्स है, तब तक वो गुड्स है। जैसे मैंने वहां से 4 कुर्सी और एक मेज उठाकर अपने ऑफिस में रख ली, वैसे ही वो संपत्ति बन गई। उम्मीद है आपके इस एग्जांपल से समझ आया होगा। समझा देता हूं मैं। जिस चीज का आप व्यापार करते हैं, जिस चीज का व्यापार करते हैं वो गुड्स होता है, और जिस चीज की सहायता से व्यापार करते हैं वो संपत्ति होती है। गुड्स हमेशा खरीदते हुए आप बेचने की बात सोचने लगते हैं। जब आप गुड्स खरीदेंगे तो खरीदने से पहले बेचने की बात सोचेंगे कि यार मुझे बेचना भी है इसको, तो ठीक है। लेकिन संपत्ति को खरीदते हुए आप बेचने की बात नहीं सोचते, उसको यूज करने की बात आप सोचते हैं, ठीक है। तो जिस चीज की सहायता से आप व्यापार करते हैं वो सारी चीज क्या होती है, संपत्ति। और जिस चीज का व्यापार करते हैं वो क्या होता है, गुड्स। इसलिए इन दोनों में अंतर किया गया है। इसीलिए गुड्स को उसके नाम से कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं करते, और संपत्ति को हमेशा उसी के नाम से डेबिट और उसी के नाम से क्रेडिट करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। इसी वजह से, क्योंकि संपत्ति को अपने ही उसके संपत्ति के नाम से ही डेबिट करेंगे और संपत्ति के नाम से ही क्रेडिट करेंगे, जबकि गुड्स को डेबिट क्रेडिट नहीं करते। अभी अंतर आपके समझ में आ जाएगा। देखिए मैं समझा देता हूं आपकी। और एक बात और छोटी सी, कि संपत्ति जो होती है आपके बिजनेस के अंदर, उस संपत्ति की लाइफ कम से कम 1 साल होनी चाहिए। यानी 1 साल तक कम से कम आपके बिजनेस में वो संपत्ति रखी हुई हो, ठीक है। चलिए समझा देता हूं मैं। मशीनरी खरीदी, ठीक है। तो मशीनरी खरीदी, अगर यहां मशीनरी की जगह क्या होता, गुड्स, तो मैं लिखता परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन अब मैं परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अब मशीनरी अकाउंट डेबिट। अभी मैंने आपको समझाया है कि संपत्ति हमेशा अपने नाम से ही डेबिट होगी और अपने नाम से ही क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, लो जी मशीनरी को डेबिट कर दिया मैंने, और मेरी जेब से क्या गया, मेरे पास से पैसे गए होंगे, कैश गया होगा, जाने वाली चीज क्या होती है, क्रेडिट। मशीनरी आई व्यापार के अंदर इसलिए डेबिट कर दी, कैश गया व्यापार के अंदर से इसलिए क्रेडिट कर दिया। तो टू कैश अकाउंट। बात समझ आई होगी सबके। कहां पर है मशीनरी, 22,000 रुपए की, 22,000 डेबिट वाले कॉलम में भी लिख दिया, और भैया क्रेडिट वाले कॉलम में भी लिख दिया। डेबिट वाला डेबिट के सामने, क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने। क्या लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज, ठीक है। तो बीइंग मशीनरी परचेज्ड, सबके समझ आया होगा। मशीनरी को उसके नाम से ही डेबिट क्यों किया, क्योंकि मशीनरी एक संपत्ति है। संपत्ति हमेशा अपने नाम से डेबिट और अपने नाम से क्रेडिट होगी। बात समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, ठीक है। मशीनरी परचेज हो गई, वेजिस पेड, ठीक है। जनवरी 16 मजदूरी दी, वेजिस पेड। भैया वर्कर काम कर रहे होंगे बिजनेस के अंदर, तो उनको मजदूरी दी मैंने, ठीक है। आपको देखना है क्या गया और क्या आया। मजदूरी दी, ये वही तीसरा वाला नॉमिनल अकाउंट है जो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करके बहुत अच्छे से समझाया था आपको, ठीक है। तो वेजिस नाम की कोई चीज नहीं होती। आपने वेजिस पेड करी ना, तो इसका मतलब क्या पेड करा, पैसा। आपने पैसा दिया है, समझ आई बात। मैंने इससे पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसने नहीं देखी होगी एक बार देख लेना प्लीज, ठीक है। तो वेजिस पेड करी, वेजिस कोई चीज नहीं होती, कैश पे करते हैं आप। तो आपकी जेब से क्या गया, कैश गया। आया कुछ नहीं आया, ठीक है। तो फिर क्या,
कुछ आया नहीं तो डेबिट क्या करूं, कुछ गया तो कैश को क्रेडिट कर दूंगा। चलिए मैं पहले कैश को क्रेडिट कर देता हूं, तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। चलिए भैया कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, कितना कैश गया मेरी जेब से, 8,000 रुपए, ये लीजिए मैंने 8,000 रुपए क्रेडिट में लिख दिया। अब डेबिट क्या करूं भैया, अरे भैया मजदूरी मेरे व्यापार का खर्चा है, क्योंकि इस वर्कर ने मेरे व्यापार के अंदर काम करा होगा, उसके बदले में मुझे काम दिया उसने, मैं उसके बदले में क्या दे रहा हूँ, उसको मजदूरी दे रहा हूँ। बात समझ आई। तो मैं एक खर्चा किया, क्या नाम है उस खर्चे का, नाम मजदूरी है। समझ आई बात। तीसरा रूल कहता है कि सभी खर्चे और हानि डेबिट होगी, तो ये क्या है, खर्चा ही तो है, तो खर्चे को क्या कर दो, डेबिट। क्या नाम है इस खर्चे का, वेजिस। ठीक है, तो यहां लिख देंगे वेजिस अकाउंट डेबिट, कितना, 8,000। बात समझ आई होगी सबके। बीइंग वेजिस पेड, ये आपको ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसी की इंग्लिश बनानी है। ठीक है, चलिए वेजिस सबके समझ आई होगी, क्योंकि वेजिस मेरे बिजनेस का खर्चा है और खर्चे डेबिट होते हैं। मेरे पास से कैश गया, जाने वाली चीज क्रेडिट होती है, तो मैंने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट, और मजदूरी को क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि मजदूरी क्या है, खर्चा। ठीक है, सबके समझ आ गई। ये वही नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नाम मात्र के लिए एंट्री करते हैं हम इसकी, वेजिस नाम की कोई रियल में चीज नहीं होती। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब ये दोनों एंट्री मैंने एक साथ इसलिए लिखी क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बचपन में जिसने जर्नल एंट्री सीखी होगी, बचपन में इस एंट्री ने बहुत कंफ्यूज किया है भाई उनको। क्या, वेजिस पेड टू रवि, रवि को मजदूरी दी, यहाँ खाली क्या था, मजदूरी दी, यहाँ क्या दी, रवि को मजदूरी दी। अब भैया नाम आते ही बच्चे कंफ्यूज के जी नाम आ गया इसमें, तो रवि का नाम आ रहा है। ठीक है, नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये और ये सेम एंट्री है दोनों। ठीक है, आप दोबारा सोचिए, जब ये एंट्री बच्चों के सामने आती है तो कोई रवि को डेबिट करता है, कोई रवि को क्रेडिट करता है, कोई कुछ करता है। मैं कहता हूं आप बस 3 रूल माइंड में रखिए, कभी गलती नहीं होगी। आपने जो रवि को मजदूरी दी, कोई उधार दी क्या, नहीं दी ना। क्यों दी, क्योंकि उसने आपको काम करके दिया, आपके बिजनेस में काम किया उसने। ठीक है, इसलिए आपने उसको मजदूरी दी। जब उसने आपके बिजनेस का काम किया, उसके बदले में आप उसको मजदूरी दे रहे हैं, तो आप उसको उसके हक का पैसा दे रहे हो, कोई फ्री में आप उसको पैसा नहीं बांट रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी को किसी के हक का पैसा दोगे तो आप कभी भी उसको डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है, मजदूरी दी, उसने काम करके गया है, तो फिर से वही वाली बात है कि खर्चा हुआ ना, वो काम करके गया, मेरे व्यापार में क्या हुआ, खर्चा। खर्चे का नाम क्या है, खर्चे का नाम है वेजिस, तो फिर से क्या हो जाएगी एंट्री, वेजिस अकाउंट डेबिट, और फिर से मेरी जेब से क्या गया है, कैश टू कैश अकाउंट। यहां पर रवि का कोई रोल नहीं है। बात समझ आई। कभी आप सोच रहे हो भाई रवि का नाम या तो डेबिट में लिखो या क्रेडिट में लिखो। ठीक है, बीइंग वेजिस पेड। और अगर कभी किसी ने आपको इसके अलग, इससे अलग इसकी कोई एंट्री करके दिखाई हो, तो प्लीज उसको ये वीडियो दिखाइए, और नई वीडियो दिखाई तो आप मेरे से मिलवा सकते हैं। ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए खैर इसकी डेट में लिख देता हूँ एक बार, जनवरी 18। ठीक है, तो ये दोनों सेम एंट्री होती है, आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। चलिए अगली एंट्री है रेंट पेड, वही वाली बात, मजदूरी वाली, किराया दिया। ठीक है, तो जब हमने किराया दिया, हमारे व्यापार का क्या है वो किराया, हमारे व्यापार का वो किराया खर्चा है, और खर्चे को क्या करते हैं हम, खर्चे को हम डेबिट करते हैं। खर्चे का नाम क्या है, रेंट, तो यहां लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट कर दिया। और इसमें भी मेरी जेब से क्या गया होगा, कैश। जाने वाली चीज क्या होती है, क्रेडिट, इसलिए कैश को क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। कितना किराया दिया भैया, 10,000 रुपया। बात सबके समझ आ रही है ना। यहां लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। ठीक है, चलिए इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। आगे चलते हैं भैया, कैश पेड टू नाथ, कैश पेड टू नाथ, नाथ को 15,000 रुपये दिए। आप नोट करेंगे नाम नाथ, नाथ ऊपर भी कुछ नाम था, ये रहा। नाथ से माल खरीदा था, कैसे, उधार, कौन सी तारीख में खरीदा, 5 में, और उसको पेमेंट कर दिया 25 में। बात समझ आई। आप इससे पहले जाके देखेंगे, जो आपने वो ये जर्नल एंट्री से पहली वाली नोट करी होगी, तो जर्नल एंट्री में हमने एक एंट्री करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नाथ। उस एंट्री में मैंने नाथ को अपना क्रेडिटर बनाया था। क्या बनाया था, क्रेडिटर, लेनदार, क्योंकि भविष्य में मुझसे पैसे लेगा। अब बारी लेने की आ गई, अब वो मुझसे पैसे मांगने आया, 25 तारीख में 15,000 रुपये, मैंने उसको 15,000 रुपये दे दिए। आपने जिस क्रेडिटर को क्रेडिट बनाया हुआ, क्रेडिट किया हुआ है, आपने उसको क्रेडिट किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू नाथ के नाम से क्रेडिट किया था, वो आपकी बुक्स में क्या बना हुआ है, क्रेडिटर बना हुआ है आपका। अब आपने उस क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया,
ठीक है। तो क्या वो अब भी क्रेडिटर है आपका? नहीं, अब वो मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, लेकिन वो आपको बोलने से नहीं होगा, आपकी एंट्री करने से खत्म होगा वो। बात समझ आई? अकाउंटिंग का एक रूल है, आपने कोई खाता अगर डेबिट किया है, कोई अकाउंट डेबिट किया है और आपको उसको खत्म करना है तो उतनी ही अमाउंट से उसको क्रेडिट कर दो, रिवर्स कर दो। और पहले क्रेडिट किया है तो अब डेबिट कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। तो रिवर्स होने से उस खाते का प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर मान लिया पूरा खत्म नहीं करना, कम करना है, तो कम अमाउंट डाल दो। बात समझ रहे होंगे आप। तो आपने क्या करा, पहली एंट्री में इसको क्रेडिट कर रखा है, तो अब मैंने इसको पेमेंट करा, ठीक है। तो मैंने इसको पेमेंट करा तो वो क्रेडिटर खत्म होना चाहिए। खत्म कैसे होगा? रिवर्स करके, डेबिट करके। तो अब इसको क्या कर दूंगा मैं? डेबिट। तो यहां कर देंगे नाथ डेबिट। समझ आई सबकी बात? तो नाथ डेबिट और डू कैश अकाउंट। लो जी, नाथ को डेबिट करके पहले क्रेडिट किया था, वो डेबिट करा, खत्म हो चुका नाथ, ठीक है। मतलब आपकी बुक्स में से खत्म हो गया। कभी आप ऐसे खत्म करने वाली बात सोच रहे हो, ठीक है। आपकी बुक्स में वो अब नहीं रहा, ठीक है। तो 15,000 रुपए हमने उसका पेमेंट कर दिया, उसका मामला निपट गया, ठीक है। यहां लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू नाथ, ठीक है। ये आपकी एंट्री समझ आई होगी। और बिल्कुल लास्ट वाली एंट्री कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहां पर कर देता हूं मैं, आप वीडियो पॉज करके ये एंट्री दोबारा देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं रेंट की डेट डालना भूल गया। रेंट की डेट थी भैया जनवरी 20 और इसकी डेट थी जनवरी 25, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट वाली एंट्री बिल्कुल 2020 में ही, जनवरी कौन सी है भैया? 30, जनवरी 30। जनवरी 30 में क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम शंभू। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। यानी जहाँ जहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है थोड़ा सा, तो वहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा मैंने। अभी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता हूँ, वो तो मैं बच्चों की रिक्वायरमेंट पर बना रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा सिस्टम अपना ही घर का ही है सब कुछ, इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप, ठीक है। देखिए ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम शंभू, शंभू से कैश प्राप्त हुआ, पैसा प्राप्त हुआ जी शंभू से, ठीक है। अब जब शंभू से पैसा प्राप्त हुआ मुझे, कितना? 25,000 रुपए। आप देखेंगे शंभू नाम ऊपर भी था, ये रहा, ठीक है। कितने? 30,000 रुपए का माल बेच रखा है मैंने शंभू को। तो शंभू मेरा देनदार था, भविष्य में मुझे पैसे देगा। अब देने की बारी आ गई, उसने मुझे पैसे दिए कितने? 25,000। आप सोच रहे हैं यार 30,000 का माल बेचा, 25,000 रुपए दिए, कोई बात नहीं, 5,000 इन फ्यूचर फिर दे देगा कभी, ठीक है ना। तो आप इससे पहली वाली जो एंट्री माल बेचने वाली एंट्री है, उसमें हमने शंभू को डेबिट कर रखा है, डेटर बना रखा है अपना। अब वही वाली बात, इसे भी मुझे कम करना पड़ेगा, तो रिवर्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्रेडिट। तो शंभू को तो कर दो क्रेडिट, तो यहां लिखेंगे टू शंभू, ठीक है। और डेबिट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कैश, क्योंकि शंभू ने मुझे पैसा दिया, मेरे पास कैश आया। कैश आया तो आने वाली चीज क्या होगी? डेबिट। तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं? कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से? 25,000, ठीक है। ये 25,000 से डेबिट कर दी। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शंभू, ठीक है। ये सबके समझ आ गया होगा बहुत इजीली। अब शंभू डेबिट तो कर रखा था 30,000 रुपए से और क्रेडिट किया 25 से, तो शंभू अभी मेरा डेटर रह गया है कितने हजार से? 5,000 रुपए से अभी वो मेरा डेटर रहता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे भी बहुत सारी एंट्रीज में कराने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग एंट्रीज कराने वाला हूँ। और मैं मानता हूँ कोई भी एंट्री जो जहां भी जैसी भी एंट्री है आपके समझ नहीं आ रही जर्नल एंट्री, तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। मुझे आप सेंड भी कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा, अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, जो नहीं हो रहा वो मैं आपको बिल्कुल रीजन के साथ समझा दूंगा। एंट्री करने का फायदा तभी है जब आपको इनको डेबिट और क्रेडिट करने का रीजन पता हो। और मैं बोल रहा हूँ एंट्रीज पक्की कर लीजिए, आपके बहुत सारे चैप्टर एंट्री के बल पर ही, एंट्री के दम पर ही आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप अपनी बुक्स में जो भी आपके पास बुक्स है उसमें से जर्नल एंट्री करनी शुरू कर दीजिए। जहाँ भी जो प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए गुड बाय।